बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के उस टॉपिक के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस की थी। हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या बताएंगे, यूनिट ऑफ चार्जेस, एक चार्ज की यूनिट क्या हो सकती है। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर चार्जेस, यानी कि अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं एक प्लेन के तो उनके ऊपर फोर्स कैसे निकालेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जो फोर्स एक्ट करती है उसके बारे में चार्जेस के ऊपर। अब उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, सिर्फ दो चार्जेस को हटा करके बहुत सारे चार्जेस में। चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। हम बाकी कुछ टॉपिक जो हटा देते हैं, शुरुआत करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज से। हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज क्या कहता है। यूनिट ऑफ चार्ज कहता है कि एक आपके पास जो यूनिट रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है, कूलम्ब। आपके पास अगर एक चार्ज लिखना है वो क्या किसमें लिख सकते हो, कूलम्ब में। तो मिनिमम, सबसे मिनिमम चार्ज आप काउंट कर सकते हो, 1 कूलम्ब का। अप्रॉक्स छोटी बात है कि 0.1 0.2 कूलम्ब भी मेजर होता है, बट मिनिमम 1 कूलम्ब। अब इस 1 कूलम्ब फोर्स को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, यूनिट ऑफ चार्ज के बेसिस में। तो 1 कूलम्ब जो आपके पास फोर्स है वो इतना फोर्स होना चाहिए कि ये एक अपने आसपास रखे हुए सराउंडिंग में कुछ डिस्टेंस तक 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सके। ध्यान रखिएगा 9 × 10⁻⁷ न्यूटन कितना फोर्स होता है, ये इतना फोर्स अपने कुछ डिस्टेंस तक अप्लाई कर सके तो हम कहेंगे कि हाँ ये 1 कूलम्ब का चार्ज है, यानी कि इस चार्ज की यूनिट 1 कूलम्ब है। तो यह तो बात हुई हमारे पास कूलम्ब की, जो हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास चार्जेस कूलम्ब में काउंट होता है, कूलम्ब में काउंट होता है। अब जरूरी है हमारे पास हर बार कूलम्ब आए, कुछ और चीजें भी तो आनी चाहिए। आपके नाम कुछ और हैं, घर पे आपको कुछ किसी और नाम से बुलाते हैं, तो सेम चीज यहाँ भी आती है कि हम कूलम्ब को कन्वर्ट करते हैं स्टैट कूलम्ब में। स्टैट कूलम्ब यानी कि लिख लेते हैं हम यहाँ पर इसे, स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम चार्ज रखते हैं, उसकी बात हो रही है। स्टैट कूलम्ब और कूलम्ब की कन्वर्जन किस तरीके से होती है कि आपके पास जो 1 कूलम्ब है, यानी कि आपका 1 कूलम्ब जो 1c है वो इक्वल में है अप्रोक्स कितना, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम्ब के, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम्ब। ये तो पहली कन्वर्जन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैटिक चार्ज की कि हाँ भाई ये स्टैटिक चार्ज है तो इतना फोर्स अप्लाई करेगा, और ये सेम वैल्यू है स्टैटिक कूलम्ब के साथ में। अब बात आती है कि आपके पास हम अगर आगे जो टॉपिक्स हैं हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो हमने 11th क्लास में क्या डिस्कस किया था, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन में, कि आपके पास फोर्सेस कुछ एक्ट करती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सेम उसी रिलेटेड से टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करता है कि आपके पास हम इस स्टैट कूलम्ब को या इस कूलम्ब को मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यूनिट्स में, जिसे हम कहते हैं EMU। उसे हम लिख लेते हैं, हम उसे कहते हैं E.M.U। ये भी एक यूनिट है कूलम्ब को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टर्म्स में। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टर्म्स लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स है इसका कितना चार्ज आपके पास क्या लगता है आपको, क्या कितना आना चाहिए। तो जो एक EMU है वो हमारे पास 3 × 10⁻⁻ स्टैट कूलम्ब के बराबर होता है। जस्ट इमेजिन 1 EMU इक्वल्स टू 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम्ब। हमारे पास 1 EMU की वैल्यू इतनी है। अब 1 EMU को अगर मुझे कूलम्ब में चेंज करना है तो मैं इसे कैसे करूँगा कि 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम्ब इतना है, और 1 कूलम्ब की वैल्यू 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम्ब है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 × 10⁻9 × 10 स्टैट कूलम्ब लिख सकता हूँ। बात तो बराबर रहेगी।
अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो चार्जेस उसका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब मेरे पास 3 × 10⁹ स्टैट कूलम की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, तो इंटू में 10 बचा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, ये 1 कूलम हो गया इंटू 10, तो यानी कि 10 कूलम, तो मेरे पास वैल्यू आती है 1 EMU = 10 कूलम। तो ये है हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज। इसे आप 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहला कूलम में, दूसरा स्टैट कूलम में, और तीसरा EMU की फॉर्म में। अब हम इसके बारे में बात करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, जब हम इसको डिफरेंट टॉपिक्स में कन्वर्ट करेंगे। आपका बेसिकली EMU सेकंड चैप्टर में आएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा आएगा। हम बात करने जा रहे हैं हमारे पास सेकंड टॉपिक की, जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कूलम्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट के बारे में, या फिर एप्स नॉट। तो ये जो है हमारे पास स्पेस में डिफाइन करता है परमिटिविटी को, कि हमारे पास कितनी परमिटिविटी स्पेस में गिवन है दो चार्जेस के डिस्टेंस के बीच में। तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। इसको जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है स्पेस की, और एप्सिलॉन हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब आपके पास हम बात करेंगे इसको डिफाइन करने की या फिर इसको डेराइव करने की। तो आपके पास हम सभी जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं तो वो कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, Q1 Q2। अगर दो चार्जेस हैं तो कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि इसके बारे में हम बात करेंगे टॉपिक्स में। कि अगर मेरे पास ये दोनों चार्जेस अगर स्पेस में रखे हैं, तो हम स्पेस के बारे में फोर्स निकाल लेते हैं, F0 = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। डिस्टेंस सेम है। अब ये सेम सेटअप, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, बस स्पेस की जगह मैं इसे किसी मीडियम में रख दूँ, मान लीजिए वाटर में रख दूँ या फिर किसी और मीडियम में, तो उसे हम बोलेंगे FM, यानी फोर्स इन मीडियम। और उसे लिख लेते हैं हम FM = 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो आपके पास फोर्स इन मीडियम ये हुआ, फोर्स इन स्पेस या वैक्यूम ये हुआ। तो आपके पास अब वैल्यू फाइंड करनी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो आप क्या करोगे कि हम इक्वेशन 1 और 2 को लिख लेते हैं, यह है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 2/1। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इससे पहले थोड़ी लिस्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में लिख लेता है FM = 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। आपके पास F0 ये है इन स्पेस, FM यानी कि मीडियम में ये है। ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 है, ये इक्वेशन 1 है, आप जो भी नाम देना चाहें 1 या 2, उससे डिवाइड कर सकते हैं। अब 2/1 करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करना है, आप इसको डिवाइड करोगे तो F0/FM आएगा। अब बाकी सारी वैल्यू सेम है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, 4π हर एक वैल्यू सेम है। मेरे पास क्या चीज बचेंगी, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। आपके पास एक इक्वेशन ये बनती है, जब हम एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी इन मीडियम को डिवाइड करते हैं परमिटिविटी इन स्पेस से, तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, एक टर्म आता है, हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, वो है K, या फिर इसको हम EN भी लिख सकते हैं। अब EN क्या है, EN है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसे हम यहाँ बात कर रहे थे एप्सिलॉन की। अब
जब ये चीज़ें हमारे पास यहाँ काम करती हैं तो जो k है वो हम निकालते हैं सिर्फ उस टर्म्स में जब हमारे पास इक्वेशंस गिवन होती हैं। अब इसका एग्जांपल या फिर इसका यूज कहाँ पे आएगा? इसका यूज आपके पास आएगा हमारे पास क्वेश्चंस में। जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन होती है k की, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास याद करनी होती है हमें 8.85 × 10⁻12। तो आप वहाँ से एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हो, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम फाइंड करके आप पता कर सकते हो कि आपका जो चार्जेस है वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। तो ये 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन जनरली आता है, पेपर्स में कभी कभार आता है। CBSE में अप्रॉक्स 2006 में आया था, आप चाहे तो पेपर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी CBSE ने मेरे पास पैटर्न चेंज कर दिया है, बट अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं JEE या फिर नीट तो उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अब हम समझते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये एक्ट किस तरीके से करता है, काम किस तरीके से करता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स सिस्टम बनाना पड़ेगा। तब उसमें हम 4 फोर्सेस का कंसिडर करते हैं। अब 4, 3, 2 हम मिनिमम मान के चलते हैं, तो 3, 4, 5 अप टू n फोर्सेस, कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं। तो एक ओरिजिन पॉइंट कम मान लेते हैं, यहाँ पर है ओरिजिन O। यहाँ से 4 फोर्सेस हैं, 4 पॉइंट्स हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। आप इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके चारों फोर्सेस को हम यहाँ पर ओरिजिन से बात कर रहे हैं। अब अगर मैं ओरिजिन पे टेस्ट चार्ज रखूँ, यानी कि एक पॉजिटिव Q प्लस Q चार्ज रखूँ स्मॉल q, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो ये चार्ज है हर एक चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। अब कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम क्या समझते हैं कि जो फोर्स है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। अब ये डिस्टेंस जो हम लिखते हैं r1, r2, r3, r4 अप टू rn जा सकते हैं। हमने सिर्फ 4 चार्जेस का कंसिडर किया इस वक्त। अब यहाँ पे चार्ज हम रखते हैं प्लस Q जो कैपिटल है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 4 चार्जेस एक्ट करेंगे इस डायरेक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो Q और Q1 का फोर्स, Q Q2 का फोर्स, Q Q3 का फोर्स, Q Q का फोर्स। अब ये चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, बट हम सिर्फ बात करेंगे इसकी और इसकी। जो दूसरी फोर्सेस हैं जो एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं उसकी बात नहीं करने वाले। तो सबसे पहले जो फोर्सेस हैं वो क्या क्या आएंगी? सबसे पहले फोर्स 1 की बात करते हैं हम। फोर्स 1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r1²। फोर्स 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई r2 का स्क्वायर। अब हमने सिर्फ इतना लिखा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे r1 कैप वेक्टर, r2 कैप वेक्टर भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्शंस के लिए। तो हम इसी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो F1 ये हुआ, F2 ये हो गया। तो मैं Fn लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? Fn इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर। ये एक n फोर्स के लिए। तो इस पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज है या फिर जो टोटल फोर्स लग रही है वो किस तरीके से लग रही है? टोटल चार्ज हमने निकालना सीखा है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में सबको ऐड कर देंगे तो 4Q का चार्ज आएगा बेसिकली। अगर सारे चार्जेस इक्वल है तो हम सारे इक्वल मान के नहीं चलते, सारे डिफरेंट चार्जेस हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं एक सिंगल फॉर्म में एक तरीके से, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से अप टू 4, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI अपॉन में RI का स्क्वायर। तो आपके पास जो फोर्स है, टोटल फोर्स FT यानी कि टोटल फोर्स, वो हो गया इन सबका एडिशन जो इस पूरे के पूरे सिस्टम में लग रहा है। इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस भी बोलते हैं, और इसके अलग अलग नाम भी हैं। तो इसको आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम के साथ पढ़ सकते हैं, बट हमारे पास जो बेसिक गिवन है प्रदीप में या फिर NCERT में, वो सिर्फ इतना गिवन है कि हम 4 अलग अलग चार्जेस को 4 अलग अलग फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करके सारे फोर्सेस को सम अप करके एक साइड लिखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।